देखिए, अख्तरुल इमान साहब बहुत अच्छे नेता हैं। एक लोग नहीं है जो टिकट काटना चाह रहे हैं, उनके टीम में बैठे हुए लोग भी चाह रहे हैं। क्या लगता है 2024 में अख्तरुल इमान जीत पाएंगे? यकीनन जीतेंगे। अख्तरुल इमान नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे? अख्तरुल इमान से बेहतर विकल्प आज भी कहाँ है सर। अगर हमारे नेता हैं अख्तरुल इमान साहब, अगर उनमें भी अगर आ जाएगा अहंकार कि नहीं मैं हूँ दूसरा कोई नहीं, तो वो भी हार जाएंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब जैसा हमारा टीम नहीं बन पाता है तो मैं समझता हूँ कि 2020 क्या हम फिर से पुनर्मुसी को भवा वापस चले जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं से। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे पब्लिक जरूर हैं जो सीधे प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, ठीक है, इतना तो है हमारे पब्लिक में। लेकिन इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि नेता का ये काम नहीं है कि जाकर के वो आपका थाना से मोटरसाइकिल छुड़वा दे या आपको कोई भी छोटा काम है निवासी। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। हमारे बीच मौजूद हैं शिक्षाविद एवं समाज सेवी संतोष चौधरी, जो बड़ी ही चतुराई और बेबाकी के साथ सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। इन्हीं से हम बहुत ढेर सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वेलकम, खैर मकदम करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, और आपके तमाम KDV चैनल के देखने वाले भाई बंधुओं, हमारे सीमांचल वासियों, संपूर्ण बिहार वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहेंगे कि आज के इस हमारी जो वार्तालाप है इसको 2024 में ही केंद्रित रखा जाए और उन्हीं की सारी समीकरण को लेकर के हम बात करना चाहेंगे। चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपका ताल्लुकात रहा और जी। उसी को लेकर के आप आगे बढ़े और एक 2019 से लेकर के 2020 विधानसभा चुनाव तक काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन अभी आप एक नॉर्मली जो लाइफ है वो जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैं दुरुस्त करना चाहूँगा इस बात पर। दरअसल मैं रमेश भाई नेता नहीं हूँ, मैं पहले भी नेता नहीं था, मैं आज भी नेता नहीं हूँ, मैं कल भी नेता नहीं बनने वाला हूँ। मैं एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा, और एक कार्यकर्ता के नाते जितना काम मुझे करना चाहिए और जितनी मुझ में क्षमता है मैं उसमें कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें दिखाने वाली होती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखाने वाली होती है। अक्सर मजलिस की जो ये रही कि जो एक्टिव लोग होते हैं जो बेहतर कर सकते हैं, और संतोष चौधरी हो या मासूम रेज़ा हो, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी कुछ किया है जिसके, लेकिन तमाम तर लोग आज साइड हो चुके हैं एक तरह से। भले वो बोले कुछ और साइड नहीं हुए, लेकिन जो साइड हुए हैं वो साइड हुए हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी, उनकी जो संलिप्तता है पार्टी को लेकर ना के बराबर है। नहीं, साइड हुए हैं मतलब किस तरह से साइड हुए हैं? देखिए, जो आप अमूमन जो राजनीतिक कार्यकर्ता आप देखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हों, सक्रियता और निष्क्रियता वो जीवन का पार्ट है। कोई कभी बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, लेकिन अपने पारिवारिक मसले भी होते हैं, कुछ समस्याएं भी होती है, लोग खो जाते हैं, कुछ बात व्यवहार वाली भी बातें होती है, ये बात मानते हैं। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे आप AIMIM कहते हैं, इसकी एक खासियत है, इसके कार्यकर्ता जो जज्बाती कार्यकर्ता हैं, जो दिल से जुड़े हुए लोग हैं, इसके बारे में ये बातें नहीं कही जा सकती है कि वो साइड हो गए हैं। हाँ, वो किसी के व्यवहार से क्षुब्ध हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के प्रति, पार्टी के अपने नेता के प्रति उनका हमेशा बराबर रहा है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। व्यवहार का जिक्र किया आपने और जज्बाती कार्यकर्ताओं का जिक्र किया। खैर, इस बात को बड़ा सही चीज़ है कि अधिकतर जो जज्बाती लोग होते हैं उनका इस्तेमाल सभी पार्टियां करती है और मजलिस शायद थोड़ा ज़्यादा ही उस पर यूज़ करने में विश्वास रखती है। और आपने कहा कि व्यवहार को लेकर के पार्टी में कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो खुद नहीं चाहते हैं कि पार्टी आगे बढ़े, जो बड़े चेहरे हैं उन्हें वो लेना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि अगर दूसरा कोई बड़ा चेहरा आ जाता है तो फिर हमारा पत्ता करना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि आप कह रहे हैं और मैं चलिए इसको मानकर भी अगर बातें करूं कि अगर कोई हैं जो ये चाह रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो, कमज़ोर हैं, होता क्या है, किसी भी टीम के कप्तान को जो उसके प्रबंधकीय समिति होते हैं वो उनको चुनते हैं, उनके कार्यकाल में उनको पावर होता है वो किस हिसाब से अपने टीम को लेकर के चलें। उस कप्तान पर होता है किस तरह से वो टीम का चुनाव करें, और वो जिस तरह का काम करते हैं उसी के हिसाब से वो बने रहते हैं या फिर चले जाते हैं। तो ये किसी के व्यक्तिगत
अब इस ये नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं चाह रहे हैं कि, या वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी ध्वस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन सारे लोग जब किसी पावर में होते हैं, किसी पद पर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अच्छा करें। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उससे कितना फ़ायदा होता है। ये देखने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। 2019 में जो एक लहर था सुलेमान का, काफ़ी आप जहाँ भी अगर जाते होंगे तो लोग उन्हीं का नाम ले रहे थे, खास करके जो हाई लेवल, हाई क्वालिटी के जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करते हैं, उन लोग तमाम तर चेहरे उनके साथ थे। इस बार हालात विपरीत है, और क्या लगता है 2024 में सीट निकाल पाएंगे या फिर 2019 के जैसा हाल रहेगा, तीसरा पोजीशन? सारे लोग, मैं समझता हूँ कि डे 1 से लेके आज तक, जब से मजलिस यहाँ काम करना शुरू करी है और आज तक जितने भी लोग पार्टी से जुड़े, 3 तरह के लोग होते हैं ना। एक होते हैं जो इलेक्शन के टाइम में आते हैं, चुनाव के वक्त में वो आते हैं, उनका एक मोटो होता है कि कुछ फ़ायदा ले लेना है, चले जाना है। एक होते हैं जो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने आते हैं कि चलो भाई आ जाते हैं, टिकट ले लेते हैं, लड़ लेते हैं वो। और कुछ लोग जो पार्टी के बेस होते हैं, जिनको कि आप आधार कहेंगे, जिन पर पार्टी डिपेंड करती है, ऐसे लोग आज भी उतने ही हैं और कोई अलग नहीं हुए हैं। 3 कैटेगरी आपने बोलने की बात है तो अख्तर उल साहब का नाम आज भी है क्षेत्र में। 3 कैटेगरी में आपने बांट दिया कार्यकर्ताओं को, रोटी सेकने वाला और नहीं, मैंने कार्यकर्ताओं को नहीं बांटा है। पार्टी के पास जो लोग जुड़ते हैं, हाँ, नेताओं की जो आम बोलचाल में नेताओं की एक कार्यकर्ता को के लिए नेताओं की जो सोच होती है, अमूमन यही होता है जिसे आपने कहा। कुछ लोग रोटी सेकने के लिए आते हैं, जो मौका परस्त भी कह सकते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो ये होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उसका एक आधार होते हैं। इस तीनों में आप खुद को किस कैटेगरी में रखते हैं? आप ये तो आप भी कहेंगे और सारे लोग जानते हैं कि मैं हूँ, था, कोई इसमें कमी की कोई बात नहीं है। मैं एक जज्बाती कार्यकर्ता के तौर पर हूँ, जो निस्संदेह जो जज्बाती होते हैं वो आगे चल के नेता नहीं बनते हैं, और जिस हिसाब से था उस हिसाब से हूँ। जिस हिसाब से था उस हिसाब से हूँ, यही जो सवाल, ये बात है, यहीं पर डाउट क्लियर करना है कि ये चीज़ मुझे लगता है कि आपको भी लगता है कि आपको खुद बोलकर सही नहीं लगता हो कि जिस हिसाब से मैं था उस हिसाब से हूँ। नहीं, जिस हिसाब से था उसी हिसाब से हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब बोलवाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा इस्तेमाल इससे बेहतर भी हो सकता था। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि ये बात कप्तान पर होता है। प्रबंधकीय समिति ने कप्तान नियुक्त कर दिया। अब कप्तान को कैसा खिलाड़ी चाहिए? वो खिलाड़ी चाहिए जो उसकी चापलूसी करता है। में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन कप्तान की जिम्मेदारी अपने भाई को ही दिया गया। वो छोड़ दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कप्तान की जिम्मेवारी होती है, और कप्तान किस हिसाब से टीम में खिलाड़ियों को लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर बैठा हुआ खिलाड़ी ये नहीं चाहता है कि टीम ना जीते। इवन वो पानी पिलाने के लिए भी दौड़ के तैयार है मैदान में, एक फ़ोन करे तो आदमी हाजिर हो जाएगा। लेकिन ये कप्तान तय करता है कि उसको किस किस खिलाड़ियों को लेकर के उतरना है, कैसा खेलना है। अब वो कप्तान तय करे कि उसको चापलूसी करने वाला कार्यकर्ता चाहिए, ये खिलाड़ी चाहिए, या फिर वो खिलाड़ी चाहिए जो अच्छा खेल सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है। हम जैसे लोग कार्यकर्ता के तौर पर पहले भी संगठन में जिस हिसाब से जिम्मेवारी मिली है, और ना भी मिले तो उससे बेहतर काम हमेशा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप एक वक्त था जबकि आप MIM का IT सेल भी संभाल रहे होते थे, और समाचार चीज़ों को सोशल मीडिया भी आप देख रहे होते थे। और उसके बाद जब 2020 की बारी आई तो गाँव गाँव जाकर के आपने एक सर्वे भी किया था अपने स्तर से। तो बहरहाल उस बात को तो हम मान ही नहीं सकते कि जो थे आप वही हैं। एक वजह रीज़न ये भी हो सकता है कि संतोष चौधरी एक हिंदू चेहरा है, और हिंदू होने के नाते कहीं आपको दरकिनार तो नहीं किया जाता। नहीं, दरकिनार किस बात से करेंगे? अगर ये हिंदू चेहरा से अगर आपका ये सवाल है कि कल को मैं किसी टिकट का दावेदार थोड़ी हूँ कि ये दुविधा हो जाए कि भाई इसको टिकट देना पड़ेगा, चाहिए ही नहीं कुछ। इवन आप कहेंगे कि नेता के तौर पर अभी तो हमारे नेता जीते हुए हैं, विधायक हैं, पद पर हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कुछ मिल गया है या कुछ पाने की चाहत ही है।
वो नेता हैं, इतना काफ़ी है। लोग जान रहे हैं कि संतोष चौधरी अख्तर ईमान साहब का आदमी है, इतना काफ़ी है संतोष। एक चीज़ यहाँ हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा हम चीज़ों को सही से रखने की कोशिश करेंगे कि एक नेता जो होता है उनसे बहुत तरह की उम्मीदें होती है, लेकिन जब मस्जिद के जो बड़े लीडर हैं, जैसे कि जिसको आप कप्तान बोल रहे हैं या फिर आपके ज़िला अध्यक्ष हैं, उस टाइप के लोगों को जब हमने बाइट लिया है तो वो अधिकतर इस बात पर जोर देते हैं कि नेता का काम होता है कि विधानसभा में जाकर आवाज़ उठाए, हमारा नेता वो कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमारी जो जनता है वो बहुत उतना जानकार नहीं है। हम कोई जयपुर से नहीं है, हम कोई मुंबई से नहीं, किशनगंज है। यहाँ थाने में हमें नेताओं की ज़रूरत पड़ती है, हमें हमारी गाड़ी पकड़ लेते नेताओं की ज़रूरत होती है। हाँ, हम अस्पताल जाए अगर नहीं सुनता है तो हमें नेताओं की ज़रूरत है। जब ऐसी बातों के लिए अख्तर ईमान को फ़ोन लगाया था तो या उनके पार्टी लोग बयानों में है, आप जाकर देख सकते हैं कि नेताओं का वो काम ही नहीं है। आपने जो बातें कही कि हमारे यहाँ नेता कैसा हो, नेता क्या सिर्फ वही है कि जाकर के विधानसभा में प्रश्न उठाएगा? और वाकई में आपका प्रश्न बिल्कुल सटीक है और सही है कि हमारे यहाँ आप विधानसभा में जाकर के क्या कानून बनाने हैं, उससे हमारे यहाँ के पब्लिक को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे पब्लिक जरूर हैं जो सीधे प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं, ठीक है, इतना तो है हमारे पब्लिक में। लेकिन इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि नेता का ये काम नहीं है कि जाकर के वो आपका थाना से मोटरसाइकिल छुड़वा दे या आपको कोई भी छोटा काम है, निवासी प्रमाण पत्र है, आपने फ़ोन किया और नेता उसके लिए काम करे। लेकिन नेता के पास जो ये कार्यकर्ता का टीम होता है और जो वही बोले ना कप्तान, ये आप उन पर दोष दे सकते हैं कि कप्तान अपने टीम को कैसा नेतृत्व देते हैं, किस जगह पर वो किसको रखते हैं, और ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। नेता की गलती नहीं होती है, नेता की ये गलती है कि वो जरा सा इस बात का समीक्षा कर ले कि भाई कहाँ पर क्या सही काम हो रहा है, हमारा तंत्र काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पर एक उससे भी बड़े मुद्दे हैं कि हमारी लड़ाई किस तरह की लड़ाई है, हम क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम वो ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर लोग महागठबंधन का हवा उड़ा के चल रहे हैं। आप देखेंगे उस महागठबंधन में जो अभी मौजूदा सांसद हैं उसको लेकर के खुद उहापोह की स्थिति है, उनको टिकट मिलेगा या ये लोग उनके ही लोग उनका टिकट काटने पर आमादा हैं, और सब अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। एक लोग नहीं है जो टिकट काटना चाह रहे हैं, उनके टीम में बैठे हुए लोग भी चाह रहे हैं। तो जो महागठबंधन खुद उहापोह की स्थिति में है, उससे कैसा उम्मीद करेगा यहाँ का पब्लिक। और ये पब्लिक आज भी वो लोग सोच रहे हैं कि महागठबंधन के नाम पर मुझे वोट मिल जाएगा। तो थोड़ा सी जगह की समस्या है और धीरे धीरे इन सब चीज़ों में काम किया जा रहा है। जब किसी कार्यकर्ता जो खूब मजबूत कार्यकर्ता है, जब उनकी पार्टी की उन्हें अवहेलना होती है तो दूसरी तरफ वो ताक झाँक करते हैं, ये मैंने दिनचर्या रही लोगों की करते। तो कुछ दिन पहले जदयू के कार्यालयों में चक्कर लगाते हुए संतोष चौधरी नजर आए। नहीं, संतोष चौधरी जदयू के कार्यालय में नहीं थे। संतोष चौधरी एक नेता को बधाई देने पहुँचे थे जो उम्रा करके लौटे थे। होता क्या है, एक हिंदू और एक मुसलमान, इसके संबंधों को लोगों ने इतना बिगाड़ दिया है ना, एक हवा क्रिएट कर दिया है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी आपत्तियां हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में। तो मैं सिर्फ ये करने गया था कि एक व्यक्ति जो यहाँ से उम्रा करने वहाँ तक जाते हैं, मक्का तक, मदीना तक, तो भाई वो हमारे लिए भी तो दुआ करके आए हैं ना। वो तो पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए दुआ मांग करके आए हैं। तो हम कम से कम उनको बधाई तो दे ही सकते हैं ना, इसके लिए गए थे। इसमें इस चीज़ उन्होंने खुद भी कहा है कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना है, जोड़ के क्या लगता है 2024 में अख्तर ईमान जीत पाएंगे? यकीनन जीतेंगे। अख्तर ईमान नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेंगे? अख्तर ईमान से बेहतर विकल्प आज भी कहाँ है सर? मैं तो कहा, आप अख्तर ईमान से बेहतर विकल्प किनको मानते हैं? विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में लोग वोट करेंगे उन्हें। मजबूरी को खूबियां भी है। मजबूरी, इससे बेहतर विकल्प नहीं है तो फिर ये मजबूरी कैसे हो गए? सवाल ये है कि मजबूरी तो तब होती है ना कि भाई कोई उपाय नहीं है, लेकिन ये है कि इनसे बेहतर विकल्प नहीं है, ये तो है ना। हमारे पास में विकल्प के तौर पर ये तो है। अगर इनसे बेहतर विकल्प मिल जाता है तो ये फिर चुनाव हार सकते हैं। इनसे बेहतर विकल्प होने पर में कोई भी हार जाएगा। आप देखेंगे बड़े बड़े नेता यहाँ आए, वो हारे। MJ अकबर हार गए, शहाबुद्दीन साहब IAS थे, वो हार गए। तो कोई भी हारेंगे। अगर हमारे नेता हैं अख्तर ईमान साहब, अगर उनमें भी अगर आ जाएगा अहंकार कि नहीं मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, तो वो भी हार जाएंगे।
राजनीतिक यहाँ एक कोई चीज किसी आ का जाएगा पैतृक संपत्ति तो अहंकार, आ जाएगा अहंकार से मतलब होता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि उसके अंदर अहंकार है? नहीं, किस बात की कहाँ अहंकार? देखिए, अख्तरुल ईमान साहब बहुत अच्छे नेता हैं। बोलने में बिहार में आप देखेंगे तो उनसे बेहतर सही में कोई लीडर नहीं है बोलने में। तब ये है कि उनके इर्द गिर्द अगर संतोष चौधरी जैसा बंदा आकर के कुछ गंद फैलाता है तो इससे आप अख्तरुल ईमान साहब को दोष नहीं दे सकते, आपको ये देखना होगा। टीम लीडर पे ही बात आती है और लेकिन उस टीम लीडर को जो गाइड करता है, जाहिर सी बात है मस्जिद के पास मैंने कहा कि एक से एक चेहरा है, थे क्या है। अगर हम मासूम रेजा का ही नाम ले या संतोष चौधरी का नाम ले तो कोई गुमनाम चेहरा नहीं है। और भी बहुत सारे नाम हो गए जो मैं भूल रहा हूँ शायद अभी, लेकिन संगठन प्रभारी अख्तरुल ईमान अपने भाई को ही बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर भाई नहीं है वो। अगर वो तफहीमुर रहमान की पॉलिटिकली पहचान क्या है? अगर तफहीमुर कितने लोग उन्हें जानते होंगे? मैं बता रहा हूँ ना आपको, जानना अलग चीज है। तफहीमुर रहमान साहब भी अगर ये सोच के चल रहे हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष के भाई हैं इसीलिए वो सीमांचल प्रभारी बनाए गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने भी पिछले विधानसभा में काम किया है, कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को प्रभावित किए होंगे अपने काम से, इसलिए उनको बनाए गए हैं। और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं बनाया, बल्कि पूरी की पूरी कार्यकारिणी है जो प्रदेश स्तर की, उन्होंने उनको बनाया। जितने लोग थे एमआईएम में जुड़े हुए, सबसे ज्यादा संगठन को अगर कोई संभाल सकता तो उन्हीं के अंदर वो क्वालिटी दिखी, ये उनको दिखा होगा शीर्ष नेतृत्व। लगता है आपको कि है? मुझे क्या लगता है, मैं तो अभी शीर्ष नेतृत्व में हूँ नहीं। मैं अगर उस कार्यकारिणी में होता तो मैं आपको इस बात का बेहतर जवाब दे सकता था, लेकिन अभी वो हमारे सीमांचल प्रभारी हैं और उनका सम्मान है। हमारे से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। एक जो भक्ति गढ़ी में मजबूर है आप, जैसे कि मैंने कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को पूछा था कि आप लोग तब तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे जब तक आप लोग को धक्के मार के नहीं भगाया था। संतोष चौधरी तब तक एमआईएम से नहीं भागे जब तक इन्हें कार्यालय से धक्के मार के नहीं भगाया जाए। नहीं, संतोष चौधरी को निकाला नहीं गया है सर, संतोष चौधरी को निकाला नहीं गया है। अब तो अभी भी मेरी 2 दिन पहले भी निकाला नहीं गया या आप निकलना नहीं चाहते हैं? क्यों निकले? जब कहीं सामने कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्यों निकले? हाँ, ये बात है। अगर तो है ना, कोई बुलाया तो फिर निकल। कौन बुलाएंगे और किस आधार पर बुलाएंगे? संतोष चौधरी की अपनी विचारधारा है ना। देखिए, जरूरी नहीं है कि टीम में काम करता हुआ प्रत्येक शख्स पार्टी के विचारधारा के अनुरूप ही चल रहे हों या उस विचारधारा को मानते ही हों, लेकिन संतोष चौधरी उस विचारधारा का समर्थक है और उस विचारधारा के तहत यहाँ है। संतोष चौधरी इसीलिए यहाँ नहीं है कि मुस्लिम क़यादत की आप बात करते हैं। संतोष चौधरी इसलिए यहाँ है क्योंकि सीमांचल में सभी नेताओं ने, सभी पार्टी वालों ने यहाँ के लोगों का सिर्फ वोट लिया है, काम यहाँ के लोगों के लिए किसी ने नहीं किया है। हमारे पास में एकमात्र ट्रायल लेने के लिए, जांचने परखने के लिए यही एक टीम बच रही है जो दलितों और अक़लियतों की बात करती है, और समस्या इन्हीं दोनों के पास है। एक सवाल हमने शीर्ष नेतृत्व से भी पूछा था कि बहुत सारे बड़े चेहरे हैं, अगर उसे पार्टी में शामिल किया जाता है या फिर ऐसा नहीं कि वो आना भी नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वो आना भी चाहते होंगे लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है। कारण ये है कि चाहे पार्टी खत्म हो जाए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ जिस जगह पर संतोष चौधरी बैठा है तो संतोष चौधरी को कहीं ये डर तो नहीं सता रहा है कि कल को मुझसे बेहतर कोई आकर के मेरा जगह छीन ले। और राजनीति का ये बहुत ही विडंबना कहिए, बहुत बड़ी विडंबना है। सभी पार्टियों की ये समस्या है, लोग नहीं चाहते हैं कि हमसे बेहतर आए और लेकिन जो बेहतर है उसको कोई रोक भी नहीं सकता, जिसको आना है वो तो आकर रहेगा। आप जिन बातों को यहाँ रख रहे हैं, हालांकि आपने पार्टी का भी पक्ष रखा है, अपने नेता का भी पक्ष रखा है, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयाँ भी है जिसने अपने संतोष चौधरी सच बोलेगा, संतोष चौधरी को फर्क नहीं पड़ता मेरी बातों से किसको बुरा लगता है। बातों में आपने बहुत सच्चाई को भी कबूल कर लिया है। आपको इस बात का अंदाजा है कि आपके पीछे आपके संगठन जिसके आप कह रहे हैं कि हम एमआईएम में हैं, वो लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, आपको पता है? नहीं, आप बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम है वो क्या बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। आप बोलिए कि क्या वो, आप बताइए, आप तो बता सकते हैं ऑन कैमरा, बताइए आप वो क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में।
क्योंकि अक्सर जब जो कार्यकर्ता होते हैं जो हर बात में जिंदाबाद करना जानते हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जो लोग बात बात में गाली लिख देते हैं वो लोग भी थोड़ा सोचें। जो आपका विरोध कर रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है वो आपका विरोधी ना हो, उनको बातें कर रखने का वो लहजा हो, तरीका हो, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं अब वो कहाँ से हैं, है ना, कौन उन लोगों को पैदा किए हैं वो मैं DNA टेस्ट करने के बाद पता लगेगा, लेकिन वो गाली देंगे। अब इसको कमेंट में देखेगा, वो गाली देंगे, उनकी पैदाशी मजबूरी है और उनकी परवरिश जो है, दरअसल जो गाली दे रहे हैं उनकी गलती नहीं है, उनके माँ बाप की जो उनके माँ बाप ने उन्हें जो पैदाया, हराम के पैसे खिला करके जो लोग बड़े होंगे वो गालियाँ ही देंगे, वो अच्छी चीज़ देंगे। बहरहाल क्या बोलते हैं वो ऐसे लोग, ये बताइए। ऐसे हाँ, तो बहरहाल हम ये बोल रहे थे कि जो अच्छे कार्यकर्ता होते हैं वो सिर्फ तारीफ नहीं, जिंदाबाद नहीं, वो चीज़ों को भी रख सकते हैं, लेकिन जब एक आदमी सही को सही, गलत को गलत करता है तो ऐसे लोग ऐसे दरकिनार हो जाते हैं जैसे आपको MIM ने दरकिनार कर दिया है। आप इस बात को मानते हैं फिर भी मानिए, नहीं मानते हैं फिर भी मानिए। MIM ने मुझे कोई दरकिनार नहीं किया, ना ही मैं दरकिनार हूं। संगठन ने किया होगा। मैं देखिए संगठन में हूं मैं ना, संगठन से ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अगर अब मैं खुलकर बात पता, अख्तरुल ईमान साहब के भाई हैं जनाब तफहीमुर रहमान साहब, है ना, वो सीमांचल प्रभारी बने हुए हैं, अभी ये बनाए गए हैं। आपको अगर लग रहा है कि मैं उनका हो सकता है उनका बहुत सारा फैसला ऐसा लिया गया हो या ऐसा हो जो मुझे पसंद नहीं आए, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रदेश अध्यक्ष के भाई हैं तो मैं उनकी चापलूसी करूं तभी मैं पार्टी का माना जाऊंगा, और अगर उनकी चापलूसी ना करूं तो आप मुझे दरकिनार मान लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैमरा बोल रहे हैं करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो आप देख लीजिएगा 2024 तक मैं नहीं रह सकते हैं। मैं कैमरा के सामने मैं आपको कह रहा हूं कि मैं चापलूसी नहीं करता, इसका जीता जागता, ये सादा कागज नहीं है, अन्यथा हम यहाँ सिग्नेचर कर देते, आपको चापलूसी करना पड़ेगा। इसका जीता जागता सबूत मैं हूं कि मैं उनकी चापलूसी नहीं करता। एक संगठन में प्रभारी होने के नाते उनका सम्मान मेरे दिल में है, उनके प्रत्येक कार्य का मैं समर्थन करूंगा जो अच्छा होगा, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि वो गलत शॉट खेल गए तो संतोष चौधरी उस वक्त फिर विपक्ष की भूमिका में आ जाएगा अपनी ही पार्टी में। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं पार्टी से अलग हूं, दरकिनार हूं, ये ना माने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस सब के बावजूद भी मेरे नेता मुझसे अभी भी बात कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा भी है कि मानसून सत्र के दौरान आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, ये सब चीज फिर से अच्छा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, आप बात करते नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आप मैंने कहा कि आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, हम थोड़ी ना देखते कि आपको नेता से बात करते हैं या नहीं करते हैं। बहरहाल मैं भूल गया, मैं ये बोल रहा था कुछ, हाँ और पार्टियां हैं जो जिला अध्यक्ष, मैं चाहूँ तो आपको लिस्टिंग निकाल के दिखा सकता हूँ, वो मौजूद रहते हैं, चाहे पार्टी की कोई मीटिंग हो या फिर अपने से भी वो मशगला करते हैं, लेकिन आपका जिला अध्यक्ष का 2 महीने का रिकॉर्ड निकाल कर आप देखिए क्या क्या किया है उन्होंने। देखिए जबकि सबसे पुराने लीडर है वो, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस के ज़माने से लेकर तब से वो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मैं 2 महीने की बात करता हूँ आपको, और पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने जिला अध्यक्ष को देख लीजिए आप। जनाब इसहाक साहब एक अनुभवी, वो मैंने कह दिया, वो और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो अभी कांग्रेस में जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं ना, अमूमन सबको वो जोड़े थे, इसको मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन मैं 2 महीने की काबिलियत पर सवाल नहीं है, काबिलियत है कहीं न कहीं रमेश भाई, जो जिस चश्मे से आप मुझे देखते हैं ना कि संतोष चौधरी दरकिनार है, आप उसी चश्मे से उनको भी देख सकते हैं। दिल में जज्बात बहुत सारे हैं, एक जिला अध्यक्ष में दरकिनार होते हैं आपकी पार्टी में, दरकिनार नहीं है, आपको लगता है, मैं वही बात समझा रहा हूँ आपको कि वो दरकिनार नहीं है। वो हो सकता है कि जो काम वो करते हैं पार्टी के लिए वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, आज भी संगठन में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मीटिंग में आप भी थे, जब आप वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे तो मैं उस मीटिंग में उनके आवास पर था, आप देखिए कि वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। होता क्या है, मैं वही कहा आपको, कप्तान, सारी जिम्मेवारी कप्तान पर जाती है, वो किसको किस हिसाब से करवाते हैं या करने देते हैं, ये मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजलिस की जो शीर्ष नेतृत्व है, मैंने असुद्दीन ओवैसी साहब या उद्दीन साहब, जलील साहब, मुसलमानों या जहाँ भी आवाज़ उठाने की जरूरत है उठाते हैं, इससे हम भी इनकार नहीं कर सकते और आप भी मना कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं जो गौर कर रहा हूँ, अगर आप मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी मानते हैं तो अगर आपका नेता अगर जीत रहे हैं तो मलाई आप खाएंगे, अगर माला पहनाएंगे तो आप पहनेंगे, हम तो बस यहीं बैठ कर रिपोर्टिंग करेंगे। एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया है आपके पार्टी संगठन में, जो संगठन प्रभारी के बराबरी के लोग हैं, यूँ मानिए कि वो उनसे कह सकते हैं कि जो नहीं होता कि मैं आती गलत बोली, इसमें जो उस टाइप के लोग हैं वो पार्टी से दरकिनार होते रहेंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। ये क्षणिक चीज़ें हैं, ये 2-4 दिनों के मामले हैं।
देखिए आज आपको रिपोर्टिंग की जिम्मेवारी मिली है। आप अगर अपने ही चैनल के खिलाफ करेंगे तो कितने दिन कर पाएंगे। अगर आप अपने चैनल में अच्छा काम करेंगे तो बने रहेंगे। तो अगर मुझे लगता है या आपको लगता है या और किसी को भी लगता है कि हमारे टीम में कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो खुद ब खुद दरकिनार हो जाएंगे। हम जैसे लोग तो जहाँ हैं। और अगर उसके बाद भी मुझे लगेगा तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि मुझे लगेगा कि नहीं इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, हमारे संगठन में जो ऊंचे लोग हैं वो इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो संतोष चौधरी के पास भी एक झोला है। मुझे लगता है कि आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है कि अगर आप एमआईएम छोड़ भी देते हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक सवाल मुस्लिम चेहरा का नहीं है रमेश भाई। मैं बोला ना, मैं मुस्लिम चेहरा तब मायने रखता ना जब मैं कि कोई पार्टी का आगे चल के भावी विधानसभा प्रत्याशी हो जाता या नेता बनना था। नहीं, संतोष चौधरी विरोध में जाकर के भी एक कहते हैं ना, एक बकरी पागल भी हो जाएगा तो कितने गांव को खून करेगा। एक बकरा अगर पागल भी हो जाए तो कितने गांव को जाके खून कर देगा। बात को ऐसे ही बोलते हैं कि कुत्ता अगर पागल भी हो जाए तो क्या कर सकता है वो, 2-4 लोगों को भौं कर सकता है। संतोष चौधरी भौं नहीं करना चाहता, संतोष चौधरी किसी का विरोध नहीं करना चाहता। लेकिन लॉकडाउन से लेकर के आज तक मेरी शिकायतें जो रही है वो संगठन को लेकर के रही है कि संगठन को बनाने में ध्यान नहीं दिया गया। बहुत दिनों आज भी दिया जा रहा है, तो जिस हिसाब से देना चाहिए था उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। बहुत दिनों तक इस बात की मजलिस में जुड़े रहे और चुनाव के टाइम में आप अपनी गाड़ी लेकर चलते थे। जी, आज भी चल रहा हूँ। कोई सैलरी उलरी दी जाती थी? मैं ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूँ, ये चीज़ें आपको सारे लोग नहीं बोलेंगे, मेरे डायरी में मेंशन है। 2017 में मैं पार्टी का विधिवत सदस्यता लिया हूँ, आज 2023 है। मुझे अख्तरुल ईमान साहब ने अपने हाथ से कुल 5,300 रुपये दिए हैं आज तक। मैंने देखा है कि आप चाहे लोकसभा या विधानसभा कि आपकी गाड़ी रोज चलती थी जी। अगर आपको पार्टी से पैसे नहीं दिया जा रहा था और अपने पैसे लगा रहे थे तो एक अच्छा अच्छा से समाज से हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्ति के लिए आप बहुत ही लाफिकर जिम्मेदार आदमी हैं। मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि मैंने अपने पैसे कभी नहीं लगाए। मैं वो कह रहा हूँ आपको। आप कहेंगे पैसे नहीं लगाए तो घूमते कैसे थे? आप देखेंगे हर वक्त मैं किसी न किसी के, मेरे पास में विक्रम होता था और मैं उसका बेताल हुआ करता था। कभी मैं असद इकबाल के कंधे पर कूद के चढ़ जाता था, कभी मैं तफहीम साहब के भी कंधे पर कूद के चढ़ा। की तो बर्बादी हो ही रही थी ना। नहीं, समय की बर्बादी क्यों? अगर आप किसी एक आंदोलन का हिस्सा रहेंगे, अगर ये चीज़ महात्मा गांधी समझ लेते, ये चीज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ लेते, ये चीज़ अगर सुभाष चंद्र बोस समझ लेते कि मेरा समय जा रहा है, जो आंदोलन की अगर बात आई तो मैं ऑन द कैमरा कहना चाहूँ कि आंदोलन निस्वार्थ होता है, चाहे एमआईएम हो या कांग्रेस या राजद हो, चाहे अख्तरुल ईमान साहब हो। क्या मैं सबूत के साथ भी दे सकता हूँ, क्या वो बोल सकते हैं कि जो रोडें बनती है वो उनका कमीशन नहीं लेते हैं? क्या आप वो बोल सकते हैं ऑन द कैमरा कि जो सारी चीज सरकारी योजनाएं होते हैं वो उनका कमीशन नहीं लेते? अगर प्रूफ कैमरे बोले तो मैं प्रूफ करने भी सकता हूँ ऑन द कैमरा। मैं तो ये आंदोलन कैसे हुआ? एक पार्टी के लिए था। एक मिनट, आप पूरा सुन तो लीजिए। ऑन द कैमरा मैं आपको चैलेंज फेंकता हूँ, आप अभी के अभी मुझे दिखाइए, आपके पास अगर कोई सबूत है कि अख्तरुल ईमान साहब ने कभी कोई कमीशन लिया हो। आज भी संतोष चौधरी अगर ये गलत फहमी भी है तो भी इसी गलत फहमी में जी रहा है कि अख्तरुल ईमान साहब एक भी रुपया कमीशन नहीं लेते। क्यों? अगर अख्तरुल ईमान साहब कमीशन लेते, आपने कहा जमीन खरीद रहे हैं लोग, जमीन खरीदने वाले से पूछिए कहाँ से खरीदते हैं। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब आज भी भाड़े के घर में रहते हैं। एक जो छोटी सी जमीन उन्होंने ली है, संतोष चौधरी गवाह है, वो अपनी एक जमीन बेच करके उन्होंने लिया है। आज भी वो घर नहीं बना पा रहे। उनकी बात मुझे दूसरे से मतलब क्या है? मैं एक व्यक्ति को नेता मानता हूँ, वो अख्तरुल ईमान साहब है। बाकी सारे के सारे नीचे जो भी है ना, भाई कह सकता हूँ, वो भी छोटा, नेता नहीं मान सकता। अगर उनको इस बात से तकलीफ है तो रहे। संतोष चौधरी नेता सिर्फ अख्तरुल ईमान को मानता है। अख्तरुल ईमान का लड़का कल आकर के कह देगा कि संतोष चौधरी उसको नेता मान लेगा, तो उसको अख्तरुल ईमान जैसी काबिलियत लानी होगी अपने में।
खैर इस बात से तो इनकार हम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सही है उससे जब बहुत ज़्यादा आप हुज्जती करना भी ठीक नहीं है। जो सही है उससे इसको मान लेना ही अख्तुल ईमान अलग चीज़ है। और अगर कोई उनके नीचे का कुछ कर रहा है तो उनकी जिम्मेदारी उन पे आप समझे, वो क्या कर रहे हैं वो जानेंगे अपना, आप नहीं थोप सकते। जो चीज़ें सही है वो सही है। आखिर में चूँकि हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो रही थी और बहुत ज़्यादा हो भी गया, बहुत ज़्यादा इसको लंबा करना भी मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। क्या लगता है 2020 में पार्टी का एक जिसको बोलता है कि वो चला, लहर चला जी 2025 है 24 है, वो लहर यूं ही नहीं चला था जी। उस लहर को चलाने के लिए मैं तो जानता ही हूँ, मैं अब ऑन द कैमरा क्या बोलूँ जी, मैं जानता हूँ उस लहर को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया था। बहुत सारे लोग दूसरे पार्टियों से छोड़कर आए, बहुत सारे लोगों ने दिगल बैंक छोड़ कर किशनगंज में अपना डेरा डाल लिया। बहुत सारे लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तब जाकर वो मुहिम आया था। लेकिन कुछ लोगों को लगता है अफीम जो धर्म का जो है वो चटा देंगे, हक की बात कर लेंगे, वो सारी चीज़ों को कर लेंगे। क्या लगता है पॉसिबल? सर धर्म की अफीम की बात अगर मैं आज आपको ऑन द कैमरा बता रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा सोच रहे हैं कि वो धर्म की अफीम से तरक्की कर जाएंगे तो सर मुस्लिम लीग जैसी भी पार्टियां रही है अपने यहाँ। और आप कहेंगे कि मुसलमान वोट दे देते हैं मुस्लिम लीग को, ऐसी बात नहीं। मुसलमान वो कौम है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ रमेश भाई, मुसलमान वो कौम है जिसको अगर मोदी जी ये विश्वास दिला देना कि उनके राज्य में वो सुरक्षित है तो वो मोदी को भी वोट देने के लिए नहीं हिचकेंगे। मुस्लिम में आप मुस्लिम या हिंदू, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उत्पाती होते हैं, लेकिन 90% लोग अच्छे होते हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप धर्म के अफीम चटा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। काम हर हाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों का होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता बनेंगे तो भविष्य अच्छा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तुल ईमान साहब जैसा हमारा टीम नहीं बन पाता है तो मैं समझता हूँ कि 2020 क्या हम फिर से पुनर्मुसी को भवा वापस चले जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन चीज़ों से ऊपर आ जाएंगे और 2020 से भी बेहतरीन आपको टीम बनाकर दिखाएंगे और 2024 जीतेंगे भी। और ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है हमारी, ये तमाम जो हमारे दोस्त लोग हैं ना, जो जिनसे मैं आज भी टच में हूँ, हमारे पार्टी का काम चल रहा है। संतोष चौधरी अपना काम कर रहा है, इस मुगालते में कोई न रहे कि संतोष चौधरी काम नहीं कर रहा है। संतोष चौधरी आज भी अपने संगठन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई नाराज भी है ना तो संतोष चौधरी के साथ चाय पीता है, चाहे वो कोई भी हो, वो पार्टी से किसी पार्टी से आए हुए लोग हों, वो आज वो भी वापस नहीं गए हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। हाँ, एक आध लोग की वजह से अगर समस्या है तो वो हमारा नेतृत्व देख लेंगे। चलिए, वक्त का इंतज़ार है और हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी की जीत हार पे तो हम बात नहीं कर सकते हैं। जिनके मुकद्दर में जो है वो होके रहेगा, हमारा आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहिए। लेकिन जिस संगठन को आप बनाने की बात कर रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि मैं दरकिनार नहीं हूँ, हम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद भी संभाल कर रखेंगे और देखते हैं आपकी बातों में कितनी सच्चाई है और कैसे आप दरकिनार नहीं है। अगले वीडियो में हम साबित करके दिखाएंगे कि संतोष चौधरी दरकिनार है या नहीं है। विदा लेना चाहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।